गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न देशी रियासतों के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका। इसके अंदर हम जोधपुर के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे, बीकानेर के बारे में पढ़ेंगे, कोटा के अंदर क्या हुआ, बूंदी के अंदर क्या हुआ, किस तरह से प्रजामंडल आंदोलन स्थापित हुए, उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएँ बनाई, अंग्रेज सरकार की उनके प्रति क्या नीतियाँ रही, उन सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है जोधपुर के ऊपर की जो जोधपुर प्रजामंडल है या इसको मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं। तो मारवाड़ प्रजामंडल की जो भूमिका है उसके अंदर ये है मुख्य रूप से कि मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मारवाड़ के अंदर जो राजनीतिक चेतना का उद्भव या हम ये कहते हैं कि प्रारंभ जो था वो कब हुआ था, 1918 के अंदर हुआ था। और 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और उसके बाद में 1920 के अंदर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1923 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा को वापस पुनर्जीवित करने के लिए यानी उसको वापस एक्टिव करने के प्रयास किए गए। और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मारवाड़ राज्य में प्रशासन की कटु आलोचना की, जो गलत नीतियां जो थी उनका विरोध करना शुरू किया। ठीक है, फिर है वहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 के अंदर, कहाँ पे, मारवाड़ के अंदर 1934 के अंदर जोधपुर में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में कई बार पूछ लेते हैं कि जोधपुर के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई थी। तो 1934 के अंदर जोधपुर के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। छोटे क्वेश्चनों में कई बार पूछ लेते हैं ये। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, हर प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य या प्रजामंडल जो संस्थाएं बनी थी उनका उद्देश्य ये था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और राज्य में जो नागरिक हैं उन नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार मिल सकें। ठीक है, लेकिन 1936 के अंदर क्या हुआ कि इस संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि ये हमारे विरोधी हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको कह दिया कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। उसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद जो थी उसकी भी कई गतिविधियां चल रही थी, जैसे जोधपुर के अंदर गतिविधियां संचालित करना, संवैधानिक अधिकारों की मांग करना, उत्तरदायी शासन की मांग करना और चुनावों में सांप्रदायिक आधार के ऊपर क्षेत्रीय आधार पे करवाना, यानी सांप्रदायिक आधार को छोड़ करके क्षेत्रीय आधार पे चुनाव की वो मांग कर रही थी। फिर मारवाड़ सरकार की दमनकारी नीति रही कि उन्होंने जो थे वो इस संस्था को दबाने के लिए मारवाड़ लोक परिषद को भी अवैध घोषित कर दिया और जयनारायण व्यास जैसे जो नेता जो थे उनको बंदी बना लिया। और मारवाड़ लोक परिषद के बाद में इंग्लैंड के अंदर जो था वो जोधपुर के महाराजा के साथ समझौता हुआ और विभिन्न राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात उसके अंदर मान ली गई। उसके बाद में है लोक परिषद की जो विचारधारा का जो प्रसार जो हो रहा था, तो मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता जैसे मथुरा दास है, रणछोड़ दास है और भंवरलाल सराफ है, ये जो नेता जो थे उन्होंने अपनी सारी शक्ति जो थी वो इसको लोकप्रिय बनाने के अंदर लगा रखी थी। उसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किए गए, तो 1942 के अंदर लोक परिषद ने अत्याचारों के विरुद्ध राज्य की जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जगह जगह आंदोलन करने शुरू किए। 12 जून 1942 को जो था वो बाल मुकुंद बिश्ना नामक एक भूख हड़ताल सत्याग्रही की जेल के अंदर मृत्यु हो गई। जो गांधी जी ने 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था उसके अंदर भी इस की जो थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और साथ ही साथ जो मारवाड़ के विद्यार्थी और नवयुवक जो थे वो भी इसके अंदर भाग ले रहे थे। और मारवाड़ परिषद जो थी वो 1946 के अंदर मारवाड़ के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग कर रही थी। और 4 नवंबर 1947 को 4 नवंबर 1947 को परिषद ने विधानसभा का विरोध दिवस मनाया और 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। तो इस तरह से जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हमने अध्ययन किया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, हमारा जो अगला है वो है बीकानेर प्रजामंडल। तो बच्चों, बीकानेर के अंदर जो जन आंदोलन शुरू हुआ उसके अंदर बीकानेर में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है, उसका श्रेय जाता है कन्हैया लाल ढूंढ को।
ये आप अंडरलाइन कर लेना कि बीकानेर क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक जागृति लाने का जो प्रयास जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। इन दो व्यक्तियों को जाता है जिन्होंने वहाँ पे राजनीतिक जागृति फैलानी शुरू की थी। और इन्होंने सबसे पहले चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। सभा का नाम क्या था? सर्वहितकारिणी सभा। और कहाँ पे स्थापित की गई थी? चूरू के अंदर। और इस संस्था ने जो था वो शिक्षा के प्रसार के लिए पुत्री पाठशाला खोली थी। ये आप अंडरलाइन कर लेना, ध्यान से याद रखना कि कई बार छोटे क्वेश्चनों में ये भी पूछ लेते हैं कि पुत्री पाठशाला जो थी वो किस संस्था के द्वारा खोली गई, तो हमें ये ध्यान रखना है। और 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने चूरू के अंदर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था और देश की आज़ादी के लिए ये उनके प्रयास चल रहे थे। फिर है कि बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह जो थे उनकी दमनकारी नीति कि 1932 के अंदर जब लंदन से बीकानेर के महाराजा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद में लौटे तो वहाँ पे निरंकुश शासन के बारे में लंदन के अंदर बीकानेर एक दिग्दर्शक नामक पंपलेट बांटे गए। और जब महाराजा गंगा सिंह वापस आए तो उन्होंने जो था वो सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया और जो प्रमुख नेता थे, चाहे वो स्वामी गोपाल दास है, चंदनबल बहड़ है या सत्यानारायण सराफ है, इनको जो था वो क्या कर दिया? बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी उनकी ये दमनकारी नीति थी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में लंदन में, उसके अंदर राजस्थान से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह भाग लेने के लिए गए थे। फिर है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। तो 4 अक्टूबर 1936 को मग्घाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये हमें याद रखना है। और महाराजा गंगा सिंह ने 16 मार्च 1937 को मग्घाराम वैद को 6 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित घोषित कर दिया। फिर है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। तो बीकानेर के जो प्रसिद्ध वकील रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। कब की थी? 22 जुलाई 1942 को। ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना और लोगों के अधिकारों की व्यवस्था करना। बीकानेर के महाराजा ने रघुवर दयाल को भी राज्य से निर्वासित कर दिया। उसके बाद में बीकानेर सरकार की दमनकारी नीति, यानी 1943 के अंदर जब महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद में शार्दुल सिंह जो थे वो गद्दी के ऊपर बैठे थे। कौन? शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह की गद्दी में बैठने के बाद में उन्होंने दमनकारी नीति चलाई और 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया, जो राज्य के प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। यानी बहुत से लोगों ने जो था वो इसके अंदर भाग लिया था। फिर है कि इसके बाद में जो थे वो प्रमुख नेता जो थे, जिसमें मग्घाराम वैद है या कोई अन्य जो नेता जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और 1 मार्च 1946 को एक प्रेस अधिनियम घोषित किया गया, जिसके अनुसार राज्य में प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी प्रेस जो थी वो अपनी इच्छा से सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकती थी। क्लियर। और 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद के सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की। बीरबल सिंह नामक नवयुवक मारे गए और अंत में 18 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया और बीकानेर में प्रजा परिषद का कार्यालय वापस खोल दिया गया। बीकानेर राज्य के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास जो किया गया था वो 31 अगस्त 1946 को बीकानेर के महाराजा ने घोषणा की कि राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाएगी और इसके लिए 2 समितियों का गठन किया जाएगा। पहली समिति राज्य का नया संविधान बनाने के लिए और दूसरी समिति मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण करने के लिए बनाई जाएगी और निर्वाचन क्षेत्र तैयार करने के लिए। फिर ये समितियां जो है वो अपनी रिपोर्ट महाराजा को देंगी और दिसंबर 1947 में एक नया संविधान लागू करके उत्तरदायी सरकार की जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाएगा। और उसके बाद में है उसका कि मंत्रिमंडल का निर्माण, जो 18 मार्च 1948 को जसवंत सिंह के दाऊसर के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें प्रजा परिषद के 4 सदस्य थे। लेकिन प्रजा परिषद के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और 30 मार्च 1949 को
जब वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, इस वृहत राजस्थान के बारे में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल के ने पद ग्रहण किया था। इस नए मंत्रिमंडल ने रघुवर दयाल को बीकानेर के प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो ये हमारा बीकानेर प्रजामंडल हुआ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसलमेर प्रजामंडल। तो जो जैसलमेर प्रजामंडल है, इस जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर ये जो क्षेत्र है जैसलमेर का, वो सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और काफ़ी विशाल रेगिस्तान है। ये आपको पता है कि राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो जैसलमेर के अंदर ही है। और यातायात और संचार के वहाँ पे साधन सीमित थे। इसकी वजह से ये क्षेत्र जो था वो शेष राजस्थान से कटा हुआ था। यहाँ पे महारावल शालिवाहन द्वितीय का निरंकुश शासन स्थापित था और उसके कारण से 1915 के अंदर सर्वहितकारिणी वाचनालय स्थापित करने में भी सफलता नहीं मिली। फिर 1922 के अंदर कुछ जो प्रवासी जैसलमेरी जो थे, उन्होंने महाराजा को एक पत्र लिखा जिसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और समाचार पत्रों के प्रकाशन की अनुमति देने की मांग जो थी वो की गई थी, लेकिन इन मांगों का कोई भी परिणाम नहीं निकला। और 1930 में रघुनाथ सिंह मेहता और सागरमल गोपा, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई दी। तो महारावल ने उपरोक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में जो लोक परिषद की स्थापना हुई थी, तो 1932 के अंदर रघुनाथ मेहता की अध्यक्षता के अंदर जैसलमेर में महेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई। लेकिन सरकार ने जो था वो इसको भी अवैध घोषित कर दिया और जो प्रमुख नेता थे, मदन लाल पुरोहित है, लालचंद जोशी है, उन्होंने 1937-38 के अंदर लोक परिषद की स्थापना की, लेकिन उसका भी दमन कर दिया गया। फिर सागरमल गोपा के द्वारा जो महारावल के निरंकुश शासन की आलोचना की गई थी, उसकी वजह से उनको जेल में भी डाल दिया गया था। 1940 में उन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक किताब भी जो थी वो छाप लिखी थी और उसकी प्रतियों की वजह से काफ़ी विरोध हुआ और उनको जेल के अंदर जिंदा जलवा दिया गया था। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 1945 में मिट्ठालाल व्यास ने जैसलमेर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये हमें ध्यान रखना है, किसने की थी? मिट्ठालाल व्यास। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मिट्ठालाल व्यास के द्वारा 1945 के अंदर जो था वो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और सागरमल की मृत्यु के बाद में 6 मई 1946 को जयनारायण व्यास और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने जैसलमेर पहुंच करके और सार्वजनिक सभा के अंदर भाषण दिया और जैसलमेर प्रजामंडल की गतिविधियां और तेज हो गई। ठीक है। फिर ये जो संस्था जो थी, इसने जो था वो महात्मा गांधी का जन्मदिवस भी मनाया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और बाद में जब 30 मार्च 1949 को जैसलमेर को वृहत राजस्थान के अंदर विलीन कर लिया गया। ये जो विलीनीकरण है, इसके बारे में हम पूरा राजस्थान के एकीकरण में पढ़ेंगे कि संयुक्त राजस्थान क्या था, वृहत राजस्थान क्या था, किस तरह से राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान के निर्माण से पहले राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी, उनको किस किस तरह से जोड़ करके अलग अलग जो था वो संगठित किया गया। ये पूरा हमारा अलग से एक लेक्चर करेंगे हम। अब है अगला हमारा कि मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल जो है, उस मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में हम शुरू करते हैं। तो राजस्थान के अंदर सबसे प्रतिष्ठित राज्य जो था वो कौन था? मेवाड़ था। और यहाँ जो जन जागरण की पृष्ठभूमि किसान आंदोलनों और जनजातीय आंदोलनों से ही बनी थी, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो मेवाड़ के अंदर हुआ था, हम पढ़ चुके हैं पीछे। और उसके बाद में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये हमें याद रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और किसने की? माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 1 नंबर में या फिर आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसके अंदर भी उसको पूछ लेते हैं। ठीक है। मेवाड़ की जो सरकार है उसने 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया
और माणिक्यलाल वर्मा को निष्कासित कर दिया। फिर मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा जो सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया 4 अक्टूबर 1938 को, और 12 फरवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा को धोखे से उदयपुर की सीमा में लाकर के बंदी बना लिया गया और उन्हें निर्ममतापूर्वक पीटा भी गया। गांधी जी ने 18 फरवरी 1939 को अपने पत्र हरिजन जो थे, हरिजन के अंदर जो हरिजन पत्र जो था उसके अंदर मेवाड़ सरकार की इस कार्रवाई की काफ़ी आलोचना की और वर्मा जी को 2 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। बाद में 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी पाबंदी हटा ली गई और उसकी परिणाम क्या हुआ कि जगह जगह जो थी उसकी अनेक शाखाएं स्थापित कर दी गई। मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ था 25-26 नवंबर 1941 को। इसका पहला अधिवेशन उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर हुआ। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसका जो पहला अधिवेशन है वो 25-26 नवंबर को माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर हुआ। ठीक है। और इस अधिवेशन में आचार्य कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित भी सम्मिलित हुए और उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और मेवाड़ प्रजामंडल का क्या योगदान रहा? तो गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था उस आंदोलन के अंदर इस संस्था ने जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो इसके अंदर सम्मिलित हुई और 21 अगस्त 1942 को वर्मा जी को बंदी बना लिया गया। इस पर मेवाड़ जो प्रजामंडल में आंदोलन शुरू हुए और उदयपुर के अंदर हड़ताल कर दी गई, अनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए और 1942 का ये जो आंदोलन जो था वो राजस्थान के अन्य भागों में चल रहे जो आंदोलन से अलग था। यहाँ के नेता जो थे वो आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर के ऊपर चला रहे थे और आंदोलन का भाग जो था वो बने हुए थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ 1945 के अंदर जो प्रजामंडल के नेता जो थे उनको रिहा कर दिया गया और प्रजामंडल पर लगे प्रतिबंध भी हटा लिए गए और उन्होंने जो था वो जन जागृति का कार्य जो था वो प्रारंभ किया था। और माणिक्यलाल वर्मा ने 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के अंदर बुलाया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के ऊपर बल दिया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन 1946 में मेवाड़ के महाराणा ने संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया और प्रजामंडल के द्वारा जो मनोनीत सदस्य जो थे उनको शामिल किया गया। फिर उसके बाद में के एम मुंशी ने 1947 में एक नया संविधान बनाया और मेवाड़ में इसे अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार महाराणा ने प्रगतिशील जो सुधारों का जो था वो क्या किया था, विरोध किया था और अंत में उदयपुर ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया और जनतंत्रात्मक प्रक्रिया से जुड़ गया। अब ये जो उदयपुर का जो विलय जो था वो भी हम राजस्थान के एकीकरण के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कोटा जो है उस कोटा प्रजामंडल के अंदर जन जागृति फैलाने का श्रेय जो था वो किसको जाता है? पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है, जिन्होंने जो था वो कोटा के अंदर आंदोलन किया था और जन जागृति फैलाई थी। और 1939 में उन्होंने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर के कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य कोटा के अंदर भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। और आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी सरकार स्थापित करना। 1941 के अंदर नैनूराम शर्मा की हत्या के बाद में प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया? अभिन्न हरि ने जो था वो इसका नेतृत्व किया और 1 नवंबर 1941 को प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता जो थी वो की थी। 1942 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जनवरी 1942 को प्रजामंडल ने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। और कोटा राज्य प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी जो था वो इन्वॉल्व हुए और इस पर कोटा सरकार ने जो था वो दमनकारी नीति भी चलाई, लेकिन सरकार के विरोध के बावजूद इसके कार्यकर्ता जो थे वो इसके अंदर जुटे रहे। इसी तरह से जो था वो बूंदी जो प्रजामंडल है, बूंदी में भी राजनीतिक चेतना के संकेत जो थे वो 1922 में दिखाई देना शुरू किए थे और पथिक जी के बरड़ आंदोलन को समर्थन में
नई राजनीतिक चेतना का संचार किया और प्रतीक जी ने राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर के और लगान और लाग-बाग के विरुद्ध आंदोलन किए। बूंदी प्रजामंडल जो थी वो 1931 के अंदर कांतिलाल ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की और प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना और नागरिकों के अधिकारों की मांग की थी। परंतु बूंदी के शासक ने 1935 में सार्वजनिक सभाओं के ऊपर रोक लगा दी और प्रशासनिक सुधारों को तेज कर दिया। 1937 के अंदर प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को बंदी बना करके अजमेर भेज दिया गया और उनकी अनुपस्थिति में ब्रज सुंदर शर्मा के नेतृत्व में जो था वो संभाला था और प्रजामंडल को जो था वो बाद में अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। ये आपके जो झालावाड़ वगैरह जो थे वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरा जो था वो किस में आता है, हाड़ौती अंचल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल जो था, इस जयपुर प्रजामंडल के अंदर जन जागृति का कार्य जो था वो अर्जुन लाल सेठी ने शुरू किया था और इसके बाद में जमनालाल बजाज ने भी जो था वो रचनात्मक कार्य किए। जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर कपूरचंद पाटनी ने की थी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में 1931 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। पंडित हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया और 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता के अंदर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। फिर जयपुर राज्य की दमनकारी नीति चली कि जमनालाल बजाज ने जब जयपुर में प्रवेश किया तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके कार्यकलापों को पाबंदी लगा दी गई। सरकार ने जो थे वो अनेक प्रकार के सार्वजनिक जो बैठकें वगैरह जो करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और 11 फरवरी 1939 को जो था वो जमनालाल बजाज को बैराट के निकट गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ में दूसरे नेता जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और इन नेताओं की अनुपस्थिति के अंदर दौलतमंद भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाला ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रश्न को गांधी जी ने उठाया था और जयपुर के महाराजा के साथ समझौते के लिए चेतावनी दी थी। उसके बाद में 7 अगस्त 1939 को जयपुर प्रजामंडल के नेताओं ने और राज्य सरकार के बीच में समझौता हुआ और इसके अंदर प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई। फिर प्रजामंडल की शक्ति के अंदर कुछ बढ़ोतरी भी की गई और 1940 के अंदर हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने और एक सुदृढ़ आधार उन्होंने इसको प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जयपुर प्रजामंडल ने जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके अंदर वो इन्वॉल्व रहे और हीरालाल शास्त्री और जयपुर के महाराजा के बीच में एक समझौता हुआ जो 16 सितंबर 1942 को हुआ और इसके अंदर प्रमुख शर्तें जो थी वो क्या थी कि युद्ध के लिए जयपुर सरकार अंग्रेज़ों को जो था वो जनधन की सहायता नहीं देगी, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी आंदोलन चलाने की स्वतंत्रता होगी और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। ये उनकी प्रमुख मांगें थी और जयपुर के अंदर 19 अक्टूबर 1942 के अंदर संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति नियुक्त की जिसमें 1943 के अंदर एक रिपोर्ट दी गई और 1947 में नया मंत्रिमंडल बना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना 30 मार्च 1949 को की। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, जो राजस्थान का जो एकीकरण है उसके अंदर। अब है हमारा आगे जो है वो कौन सा रह गया, जो आपके एक तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर प्रजामंडल, अलवर, भरतपुर और धौलपुर प्रजामंडल इसके अंदर आता है। तो अलवर में उत्पन्न करने का कार्य जो था वो किसने किया था, हरिनारायण शर्मा ने किया था। हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की भी स्थापना की थी। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के प्रयासों से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और प्रजामंडल के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किए गए थे जिसके अंदर सरकार ने स्कूलों में वृद्धि तो कर दी लेकिन प्रजामंडल ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। जब सरकार ने सरकारी स्कूलों में वृद्धि कर दी तो प्रजामंडल ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किए और सरकार ने हरिनारायण शर्मा उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी स्कूलों में एक अध्यापक जो थे वो कौन थे, मास्टर भोलानाथ को राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया और अप्रैल 1940 को अलवर में निर्वाचित नगरपालिका परिषद का गठन हुआ। अगस्त 1940 के अंदर प्रजामंडलों का पंजीकरण हो गया और उससे स्वयं का कोई अलग से
झंडा रखने की स्वीकृति नहीं दी गई। प्रजामंडल के द्वारा युद्ध कोष के लिए चंदा वसूली का विरोध करना कि अंग्रेज सरकार जो राज्य सरकार के ऊपर से युद्ध कोष के लिए जो चंदा वसूली का कार्य कर रही थी और उसका प्रभाव असर जो था वो आम जनता के ऊपर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और प्रजामंडल ने इस चंदा वसूली को जो था वो अपना समर्थन नहीं दिया और उसका विरोध करना शुरू किया। इस पर सरकार ने मास्टर भोलानाथ और हरिनारायण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ और उत्तरदायी सरकार की स्थापना पर निरंतर बल दिया जा रहा था और हर जो प्रजामंडल जो था आंदोलन जो था उसके अंदर यही था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। ठीक है। और उसके बाद में है हमारा जो संवैधानिक सुधारों के ऊपर बल देने के लिए 30 अक्टूबर 1946 को महाराजा ने संवैधानिक सुधारों के लिए समिति नियुक्त की और आंदोलनकारियों ने इसका बहिष्कार किया। दिसंबर 1947 में उत्तरदायी सरकार की मांग जो थी वो स्वीकार कर ली गई और 1948 में मत्स्य संघ में अलवर के विलय के साथ ही राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये मत्स्य संघ वगैरह जो था वो सारा हम किस में पढ़ेंगे, जो आगे जो राजस्थान का एकीकरण जो है उसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उन अन्य राज्यों के अंदर भी अलग अलग संस्थाएं संचालित करके और जो था वो प्रजामंडलों की स्थापना की जा रही थी। इन प्रजामंडलों का भी कार्य जो था वो क्या था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और जन जागृति का फैलाना। ठीक है, के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।